आज हम पढ़ेंगे बौद्ध काल में व्यापार। तो बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से उस समय के व्यापार तथा नौकायन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर दूर विदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिए जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे और उस समय में जहाज बनने का व्यवसाय अत्यंत उन्नत दशा में था। समुद्र वाणिज्य जातक में एक जहाज का उल्लेख है जिसमें वर्कियों के सहस्त्र परिवार बड़ी सुगमता के साथ बैठकर सुदूरवर्ती किसी द्वीप में चले गए। वर्दगियों से के ये एक सहस्त्र परिवार ऋण के बोझ से बहुत दबे हुए थे और अपनी दशा से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे किसी दूर प्रदेश में जाकर बस जाए। वह जहाज बहुत विशाल होगा जिसमें 1000 परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सके। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जहाज़ों और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सब का यहाँ दर्ज करने की जरूरत नहीं है ना। इन जहाज़ों द्वारा भारत का लंका, स्वर्ण भूमि, फारस, बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध था। स्वर्ण भूमि के साथ व्यापार का और वहाँ जाने वाले जहाज़ों का जातकों में स्थान स्थान पर उल्लेख आया है। इस प्रकार लंका और वहाँ जाने वाले जहाज़ों के संबंध में भी अनेक निर्देश पाए जाते हैं। बेबीलोन के साथ व्यापार का उल्लेख बाबेरू जातक में आया है। इस विषय में सब इतिहासकार सहमत है कि बाबेरू का अभिप्राय बेबीलोन से है और इस जातक से ये भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध काल में भारतीय व्यापारी सुदूरवर्ती बेबीलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिए जाया करते थे। बेबीलोन के मार्ग में विद्यमान फारस की खाड़ी और फारस के समुद्र तट पर उनके जहाज़ों का डेरा होता था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। भारत में इन देशों तक पहुंचने के लिए अनेक जलमार्ग विद्यमान थे। भारत की नदियां उस समय जलमार्ग के रूप में वहवित होती थी। चंपा और बनारस उस समय में अच्छे बंदरगाह माने जाते थे, जहां से जहाज पहले नदी में और फिर समुद्र में जाते थे। कुमार महाजनक ने स्वर्ण भूमि के लिए चलते हुए चंपा से प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सिलानिसस जातक में समुद्र में एक जहाज के टूट जाने पर जल मार्ग द्वारा उसके यात्रियों के बनारस पहुंचने का उल्लेख भी मिलता है, पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिए चंपा और बनारस जैसे नदी तटीय नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसके लिए उस समय में समुद्र तट पर अनेक प्रसिद्ध बंदरगाह भी विद्यमान थे। इन बंदरगाहों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। लोसक जातक में समुद्र तट पर विद्यमान एक बंदरगाह का वर्णन है जिसका नाम गंभीरपत्तन था। यहाँ पर जहाज किराए पर मिलते थे। गंभीरपत्तन से जहाज़ों के चलने और उनके महासमुद्र में जाने का वर्णन इस जातक से उपलब्ध होता है। सुपारक जातक में भी बरू कच्छू पत्तन का उल्लेख है और वहाँ ये भी लिखा है कि यह समुद्र तट पर विद्यमान एक बंदरगाह था। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में अन्य बंदरगाहों का भी उल्लेख है जिनमें ताम्रलिप्ति, सुपारक, रोरुक, कावेरीपत्तन आदि प्रमुख है। समुद्र में जहाज़ों द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के अतिरिक्त
बौद्धकालीन भारत में आंतरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसके विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। यह आंतरिक व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। भारत में व्यापार के मुख्य स्थल मार्ग थे। यह आंतरिक व्यापार जो था वो स्थल मार्गों द्वारा होता था और काफिलों के द्वारा होता था। बहुत से व्यापारी परस्पर साथ मिलकर काफिलों में व्यापार किया करते थे। उस समय भारत में जंगलों की अधिकता थी। रास्ते बहुत सुरक्षित नहीं थे। इस कारण किसी व्यापारी के लिए यह संभव नहीं होता था कि वह अकेला दूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए जाए। अतः वह बड़े बड़े काफिले बनाकर एक साथ व्यापार करने के लिए जाया करते थे। जातक साहित्य में बहुत से काफिलों और उनकी यात्राओं का वर्णन मिलता है। अनेक काफिलों में तो 500 से लेकर 1000 तक गाड़ियां होती थी। जातक कथाओं में जिन काफिलों का वर्णन है वे बैलगाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे। सार्थ के नेता को सार्थवाह कहते थे। काफिलों को सार्थ कहा जाता था और उसका जो नेता होता था उसे सार्थवाह कहते थे। काफिलों की यात्रा निरपराध नहीं होती थी, मतलब आसान नहीं होती थी। उन्हें लूटने के लिए डाकुओं के विविध दल हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। सत्यगुम जातक में डाकुओं के एक गांव का उल्लेख आता है जिसमें 500 डाकू निवास करते थे। सार्थों को इन डाकुओं का सामना करने तथा उनसे अपने माल की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके लिए वे अपने साथ शस्त्र युक्त पहरेदारों को रखते थे। डाकुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भूत पिशाच आदि की सत्ता और आहार का अभाव, ये सब आपत्तियां थी जिनका समुचित प्रबंध किए बिना कोई सार्थ सफलता के साथ अपनी यात्रा नहीं कर सकता था। स्थल मार्ग से व्यापार करने वाले ये सार्थ बड़ी लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। जातक गांधार जातक में एक सार्थ का वर्णन है जिसने विदेह से गांधार तक की यात्रा की थी। इन दोनों नगरों का अंतर लगभग 1200 मील के लगभग है। बनारस उस समय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इतनी दूर व्यापार के लिए जाने वाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बौद्ध काल में भारत का आंतरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। स्थल मार्ग के अतिरिक्त आंतरिक व्यापार के लिए नदियों का भी प्रयोग होता था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के आने जाने के लिए बहुत उपयोग था। जातक कथाओं में बनारस आने वाले जहाजों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। महाजनक जातक से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में गंगा में बहुत से जहाज आते जाते थे। गंगा के अतिरिक्त भी अनेक नदियां व्यापार मार्ग के लिए प्रयुक्त की जाती थी। बौद्ध काल में जो स्थल मार्ग थे मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण पश्चिम को जाता था, उत्तर से दक्षिण पूर्व को जाता था, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था। इसके साथ ही जातकों में विदेह से गांधार, मगध से सौवीर और भरूच से समुद्र तट के साथ साथ सुवर्ण भूमि जाने वाले व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे जहां निश्चित मार्ग नहीं थे, अर्थात उनको मार्ग की जानकारी नहीं होती थी। ऐसे सार्थों अर्थात काफिलों के साथ एक प्रकार के लोग चलते थे जो मार्ग का भली भांति
ज्ञान रखते थे। इन लोगों को थल नियामक कहा जाता था। ये थल नियामक नक्षत्रों तथा ज्योतिषी के अन्य तत्वों के अनुसार मार्ग का निश्चय किया करते थे। उस समय में दिग्दर्शन यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार के यंत्रों का उल्लेख कहीं भी बौद्ध साहित्य में मिलता भी नहीं है। इसीलिए मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा जानने के लिए एक अन्य उपाय भी बौद्ध काल में प्रयुक्त किया जाता था। उस समय के नाविक लोग अपने साथ एक विशेष प्रकार के कौवे को रखते थे, जिन्हें दिशा का कहते थे। जब नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे या भटक जाते थे और स्थल का कहीं पता न चलता था, तो इन दिशा काकों को उड़ा दिया जाता था। ये दिशा काक जिधर जमीन देखते उधर ही उड़ते थे और उधर ही नाविक लोग अपने जहाज को भी ले जाते थे। समुद्र तट के बीच में तो इन दिशा काकों का कोई विशेष उपयोग नहीं होता, परंतु सामान्य समुद्र यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी। दिग्दर्शन यंत्र के अभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी। अनेक बार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे। जातक ग्रंथों में रास्ते से भटककर नष्ट होने वाले अनेक जहाजों की कथाएं लिखी हैं। ये रास्ता भटकने पर ये लोग स्थल कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था। इसका परिणाम यह होता था कि ये लोग इनके जहाज नष्ट हो जाते थे और ये मछलियों का आहार बन जाते थे। जल और स्थल के इन मार्गों से बौद्ध काल में वस्त्र व्यवसाय किया जाता था। बनासो और शिवी देश इसके सबसे बड़े और प्रसिद्ध प्रांत थे। महापरिनिब्बाण सूत्रांत में बनारसीय वस्त्रों की बहुत प्रशंसा की गई है और लिखा है कि वे अत्यंत महीन होते थे। महावग में शिवी देश के वस्त्रों को बहुमूल्य बताया गया है। सिंध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। जातकों के अनुसार प्राच्य देश के राजा लोग उत्तर या पश्चिम के घोड़ों को पसंद करते थे और उन्हीं को अपने पास रखते थे। अनेक स्थानों पर घोड़े के सौदागरों का वर्णन है जो उत्तरा पथ के से आकर बनारस में घोड़े बेचते थे। बौद्ध काल की मुद्रा पद्धति के विषय में जानेंगे कि बौद्ध काल की मुद्रा पद्धति थी वो बौद्ध ग्रंथों में इनके बारे में बौद्ध ग्रंथों में अनेक बातें लिखी गई है। उस समय का प्रधान जो सिक्का था, मुख्य जो सिक्का था, वो कहापन या कारशापन होता था। जातक कथाओं में बार बार इसका उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त निष्क, सुवर्ण और धरण नाम के सिक्कों का भी इस काल में प्रचलन था। निष्क यानी एक सोने का सिक्का था। इसके अलावा सुवर्ण भी सोने का सिक्का था। बौद्ध साहित्य में सामान्य सोने के लिए ऋण शब्द आता है और सोने के सिक्के के लिए सुवर्ण या सुवर्ण माशक। उक्त जातक में कथा आई है कि उदयभद्रा को सुवर्ण माशक देकर प्रलुब्ध करने का प्रयत्न किया गया था। इसी प्रकार अन्यत्र भी सुवर्ण माशक का उल्लेख आता है। बौद्ध काल का जो प्रधान जो सिक्का था वो कारशापण होता था और मुख्यतः कारशापण तांबे के, सोने और चांदी के बने होते थे। विनिमय की सुगमता के लिए बौद्ध काल में वर्तमान अठन्नी, चवन्नी, इकन्नी आदि की तरह ही अर्धकारशापण
पादकाशापण आदि अन्य सिक्के भी होते थे। बहुत छोटी कीमत के लिए माशक और काकणिका का प्रयोग किया जाता था।